हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं बीपीसीसी 109 के। थंबनेल आपने देख लिया है। बात काम की बात करते हैं। तो क्वेश्चंस जो है उसके मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे पॉइंट्स में। इससे क्या होगा, ये आपका 50 नंबर का पेपर आता है। ठीक है। और 2 घंटे आपको मिलते हैं पेपर लिखने के लिए। ठीक है, 50 नंबर और ईच क्वेश्चंस जो है आपके 10 नंबर के होते हैं। 3 पेज आपको आंसर लिखना होता है एक क्वेश्चन के लिए। मतलब 300 वर्ड्स का मैं समझता हूँ 3 पेज। ठीक है, बाकी आपको एक्स्ट्रा लिखना तो आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। वो टाइम पे डिपेंड करता है, आपके पास टाइम बच रहा है तो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शेषावस्था में गहनता और वस्तु प्रत्यक्षीकरण के विकास को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे हैं वैसे, पर मैंने कुछ क्वेश्चन छाट के लिखे हैं। इससे भी क्या होता है, थोड़ा देर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है मुझे आपका पहले तो। और ये क्वेश्चंस थोड़े इजी है, तो आज अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब इजी क्वेश्चंस तो आप छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में, राइट। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिखे होते हैं, मतलब आंसर्स के साथ में। ठीक है, क्वेश्चंस ही नहीं होते हैं मेरे उसमें, कुछ आंसर्स भी होते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 5 पेज के अकॉर्ड है। 5 पेज नहीं, काफ़ी है वैसे तो। पर दिक्कत क्या है इसमें, क्वेश्चंस में कम करा पाया हूँ। और क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे लेंथी क्वेश्चंस आंसर्स थे आपके, तो क्वेश्चंस कम हो पाए हैं। ठीक है। और अगर आपको वीडियोस और चाहिए होंगी तो मुझे आप कमेंट करके बोल ही देंगे, चाहिए तो। शेषावस्था में जो है गहनता और वस्तुनिष्ठता, बेसिकली जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी बात कर रहा है। शेषावस्था में वही होते हैं, ठीक है, शिशु जो होते हैं छोटे बच्चे, उनकी बात कर रहा है कि जब वो छोटे से बड़े होते हैं तो उनमें वस्तुनिष्ठता जो होती है और जो गहनता होती है वो कब कब आती है। मतलब चीज़ों को लेकर जो समझ है ना, उसकी बात कर रहा है ये। गहनता, जब वो बच्चे छोटे होते हैं तो वो कुछ चीज़ देखते हैं ना, काफ़ी टाइम तक तो उनको दिखाई नहीं देता है। पहली बात तो ब्लाइंड, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 0 से 4 महीने की उम्र में उनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है सब कुछ। मतलब ऐसा कुछ हमें सुनने को मिलता है कि उनकी ऐसी जो मतलब जीव होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, मतलब उनकी आंखों में कोई लेयर होती है तो वो बाद में हटती है धीरे धीरे करके। मतलब फिर उनको जो है चीज़ें कलर में दिखाई देने लगती है। तो बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको चीज़ें एकदम ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। ठीक है, साफ साफ वो देख भी नहीं पाते हैं। और उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, तो वो काफ़ी दूर का भी याद नहीं रख पाते हैं। मतलब जैसे कि उनकी आँखों में जो रहेगा ना, वो उनके दिल में आ जाएगा, और जैसे ही वो हटा उसके आगे से, वो भूल जाते हैं उसको, राइट। एग्ज़ाम्पल के लिए आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जैसे कि अगर उनकी चोट लग जाती है, जैसे कभी गिर गए खेलते हुए, तो अगर आप लोग उन्हें देखेंगे नहीं ना, जैसे कि कुछ बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने बच्चों को लेके, जैसे ही वो हल्का-सा भी गिरते हैं, तो गैल जाके जो है उसको भाग के पकड़ते हैं और बच्चों को क्या हो गया, क्या हो गया? फिर उसको लगता है कि कुछ खतरनाक काम हुआ है, तो वो रोने लगता है। उसको पता ही नहीं होता कि उसको क्या हुआ है, राइट? अगर हम उस पे रिएक्शन ना दें तो बच्चा खुद ही उठ के खेलने लगता है। उसको पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ मेरे साथ में, है ना? उसको मतलब समझ नहीं होती इतनी कि चोट भी लगती है, क्या ऐसा कुछ होता भी है। तो ये है, ठीक है? तो हम ही उसके दिमाग में डालते हैं कि भाई चोट लगी है, डर है, ऐसा कुछ जो है वो हम ही लोग होते हैं। हम एनवायरनमेंट जो होता है ना बच्चे का, वो उसको सिखाता है। इसी में वही लिखा है मैंने कि भाई जो सबसे पहला जो गहनता पूछ रहा है ये क्वेश्चन में कि गहनता बताइए, गहनता का विकास कैसे होता है बच्चे में, और दूसरा वस्तु प्रत्यक्षीकरण, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टॉपिक है। पहले हम बात करते हैं गहनता की। तो जो गहनता है इसमें क्या होता है, गहराई की धारणा, ये समझने की क्षमता है कि वस्तु बहुत दूर है, और थ्री डी को दिखाती है। मतलब बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो चीज़ें दिखती है वो एक तरीके से जैसे लेटे हुए है वो, आप खिलौने लगा दोगे उसके ऊपर, उसकी कुर्सी जो होती है बच्चों की, तो वो उसको देख के खेलता रहता है वो। उसको पता नहीं है वो हाथ भी लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा है, बस उसको दिख रहा है वो कि वो खेल रहा है ना? क्योंकि उसको हाथों पे भी कंट्रोल नहीं होता है अपने, राइट? तो मतलब उनको पता ही नहीं है कि वो उनके हाथ कहाँ जा रहे हैं, उनके पैर कहाँ जा रहे हैं, बस वो छिड़कता है अपने हाथों-पैरों को, कोशिश करता है उसको पकड़ने की, पर कंट्रोल नहीं हो पाता उसको अपने ऊपर, राइट? उसके बाद विकास, विकास कैसे होता है इसका, गहनता का? सबसे पहले जन्म जो होती है वो इम्पोर्टेंट है। 0 से जो है 4 वर्ष, 4 महीना, सॉरी 4 वर्ष कह रहा हूँ, 4 महीने के जो बच्चे होते हैं, कम स्पष्ट होती है दृष्टि उनकी। मतलब मैंने बोला था आपको कि सही से दिखता नहीं, उनको काफ़ी चीज़ें कम दिखाई देती है ना? कलर नहीं दिखते बहुत ज़्यादा। तो अब बच्चे अपने पेरेंट्स को ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं, उनको मतलब उन्हीं को ही क्यों याद रखते हैं, क्योंकि वो उनकी आँखों के सामने रहते हैं ना। 24 घंटे वो उन्हीं को देखते हैं, तो वो उनको उन्हीं की आदत रहती है बच्चों को। अगर वो कोई नया अ, लोग उनको लेने की कोशिश करेंगे गोदी में, तो वो नहीं जाते जल्दी से, ठीक है? बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, पर ज़्यादातर मैंने देखा है बच्चे आजकल तो नॉर्मल फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा। आप कहीं भी बच्चों को खिलाने लगो तो वो आपके साथ खेलने लगता है। मॉडर्न बच्चे हैं आजकल। 5 से 8 महीना जो होता है, उसकी दृष्टि साफ होने लगती है।
ठीक है? और जो उसकी शारीरिक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, कंट्रोल थोड़ा बहुत ठीक होने लगता है हाथ-पैरों का, ठीक है? उसके अलावा 1 वर्ष से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है तो प्रॉपर्ली उसका पूरा मेंटेन हो चुका होता है, उस पूरा बॉडी कंट्रोल उसके हाथ में होता है। वो चाहता है किसी चीज़ को पकड़ना है तो पकड़ भी लेता है ना? आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो पकड़ होती है बहुत ज़्यादा मज़बूत होती है, वो किसी को चीज़ को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है ना? तो ये होता है, ठीक है? और जैसे कि कोई चीज़ दिख गई उनको तो उसी को जो है वो देखते रहेंगे, उन्हें लगेगा कि वो भी वहीं पे रखी हुई है। हाँ, तो वो उसी को वहाँ पे जो है देखते रहते हैं कि यार यहीं पे रखी थी, कहाँ चली गई पता नहीं। अब पता चल रहा है उसकी मम्मी ने, उसके पापा ने वो चीज़ कहीं और रख दी है। बचपन में हमारे साथ भी होता है और हमारे जब हम जो अब छोटे बच्चों को देखते हैं तो वो भी ऐसे ही करते हैं बदमाशी। उसके अलावा सेकंड है वस्तु प्रत्यक्षीकरण का, ठीक है? वस्तु प्रत्यक्षीकरण मतलब वस्तु का वर्गीकरण यह है कि वस्तुएँ और लोग सब तब भी मौजूद रहते हैं जब वे प्रकट होंगे या नहीं भी होंगे। मतलब एक तरीके से उसकी आँखें जो होती है ना बच्चों की, मैंने आपको बताया कि उसका जो एक विकास होता है ना बच्चे का, वो धीरे करके वो चीज़ों को सीखता है। तो जिसको वो देख रहा होता है ना चीज़ों को, वही उसकी आँखों के सामने रहती है बस। मतलब उसी के दिल में वही रहेगी। जैसे कि कोई खिलौना है, गाड़ी जो होती है बच्चों की, छोटे बच्चों की जिसपे वो लेटे होते हैं, तो ऊपर जो लटके नहीं रहते खिलौने तो छोटे से जो होते हैं बॉल टाइप के, जिससे कि वो देख के खेलता है जिनको, तो वो उसे लगता है कि वो ही है बस सब कुछ। है ना? उन्हीं के साथ वो जो है खेलता रहता है। तो ये प्रत्यक्षीकरण है, मतलब जो उसको दिखता है ना उसी के दिल में वही रहता है, उसके अलावा उसको कोई और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। फिर थोड़ी देर में वो भूल भी जाएगा, फिर कुछ उठा उसके सामने से हटा दिया ना, थोड़ी देर में वो भूल जाएगा कि क्या मैं क्यों रो रहा था पता नहीं। तो याददाश्त जो है उनके बच्चों की थोड़ी कमज़ोर होती है इस मामले में। छोटे बच्चे हैं, उनकी याददाश्त ही क्या होगी। हमारी याददाश्त नहीं हो पाई अभी तक, मेरी स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 0 से 4 महीने की बात करें तो जो आँखों से ओझल व दिल से ओझल, मतलब वही वाली बात कि जो दिख रहा है तो वही उसके दिल में होगा, उसके अलावा और कुछ उसको पड़ी नहीं है। 4 से 8 महीने के समय में क्या होता है कि वह उस खिलौने को देखने के लिए नीचे देखता है, जो उन्होंने नीचे मतलब एक तरीके से काफ़ी, जैसे कि कल कोई खिलौना उससे गिर गया, ठीक है? वो फिर वो उसके बाद सो गया होगा वो, तो फिर को उस जो माँ होगी उसको जो है नहला-धुला के कुर्सी पे बैठा देगी कहीं पे, तो उसे लगेगा कि वो खिलौना अभी भी वहीं पड़ा हुआ है। वो देखता है उसको, तो ढूँढने की कोशिश करता है कि यार यहीं गिरा था मेरे से। उसे लगेगा कि अभी गिरा है, पर वो पास्ट की बात हो चुकी होती है कि वो पहले उससे गिर गया होगा, तो उसको अब याद आ रहा है कि मुझसे कुछ चीज़ गिरी तो थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो ये बच्चों का जो है, छोटे बच्चों का ऐसा होता है। उनको देखने में बहुत मज़ा आता है जब वो ऐसे करते हैं तो। उसके अलावा 8 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं, कह रहे हैं कि 8 महीने की एज में जो है बच्चा वस्तु स्थिति सीखता है। मतलब उसे जो कुछ भी, मतलब कोई खिलौना होगा उसका, तो उसको पता होगा कि मेरा खिलौना यहाँ पे रखा रहता है, तो वो उसको उठा के खेलने लगेगा अपने आप। फिर अपनी मम्मी से भी नहीं पूछेगा वो, उसको पता रहता है कि मेरा खिलौना यहाँ पे रखा हुआ है। और 12 से 18 महीना का जो बच्चा होता है, अ, वो क्या करता है, यानी कि वही मतलब 18, मतलब अभी वो 1.5 महीने के आस-पास का होगा। तो थोड़ी 1.5 साल के आस-पास का होगा, तो अपने खिलौने जो होते हैं ना उसके, उनको छुपा देता है कहीं पे। जैसे कि कोई तिजोरी हो गई, कोई घर की किचन में जो है ड्रॉवर्स होती है उसमें छुपा देगा वो उस खिलौने को। उसको पता रहती है वो कि कहाँ छुपाया है मैंने, या भूल भी जाएगा कभी-कभी खेल-खेल में। तो ये बच्चे का रहता है 18 से 24 जो होते हैं बच्चे, मतलब 2 साल के आस-पास में, तो वो उसकी प्रॉपर्ली जो है पूरा वो चीज़ें सीख चुका होता है, पूरा मतलब अच्छा बच्चा बन चुका होता है वो, उसको पढ़ाई भी करा लो, अब सब कुछ करा लो। अब तो मैं देखता हूँ कि मतलब 1 साल के बच्चे जो हैं वो भी स्कूल्स जा रहे हैं, है ना? बैग टाँग के। पता नहीं क्या ज़िंदगी है। ख़ैर, सेकंड क्वेश्चन है, भाषा विकास के विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो जब लैंग्वेज की बात आती है तो उसकी पूछ रहा है कि जब हम बच्चे को लैंग्वेज सिखाते हैं तो वो कैसे-कैसे सीखता है, ठीक है? मतलब उसके जो सिद्धांत दिए हुए हैं लोगों ने, उसके बेसिस पे बता रहा है, पूछ रहा है, मतलब कि उसकी आलोचना करनी है हमें। जो भी सिद्धांत दिए गए हैं उन सभी सिद्धांतों की आपको बुराई कर देनी है कैसे भी करके। अब जैसे कि मैंने क्या किया है, जैसे कि मैंने पहला पॉइंट बनाया तो उसमें मैंने लिखा था कि व्यवहारवादी सिद्धांत और बीएफ स्किनर के द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया हुआ है, व्यवहारवादी सिद्धांत। इसमें क्या होता है, एक भाषा एक सीखी हुई प्रक्रिया होती है। बच्चे अपने पेरेंट्स और एनवायरनमेंट से जो है ये भाषा को सीखते हैं। मतलब अपने आप को देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, एनवायरनमेंट को देखने के बाद वो चीज़ें वो अपने उस भाषा को वो सीखने लगते हैं। लेकिन इसकी आलोचना क्या करके की जा सकती है? बहुत सारे तरीके हैं वैसे, जैसे कि ये सिद्धांत जो है एक चीज़ में कमी कर रहा है कि यहाँ पे
कि जो बच्चा वाक्य सीखता है ना, जो सेंटेंस बनाता है, वो कैसे सीख पाता है? मतलब अभी मैं इंग्लिश में कुछ बोलूँ सेंटेंस को, क्या वो आप उसको कंटिन्यूअसली फॉलो कर पाएँगे, रूबरू कर पाएँगे उससे? मतलब जैसे कि मैंने बोला, कॉपी करके आप मुझे बोल पाएँगे वापस? बहुत लंबा सेंटेंस होगा तो। तो वही कह रहा है कि बच्चे जब बहुत बड़ा सेंटेंस बोलते हैं, तो वो कैसे सीख जाते हैं वो सब चीज़ें, है ना? पर ये तो नॉर्मल चीज़ है। देखो, जब आप सीखते हो ना, जब जब देखो हमारा दिमाग जो है ना इंसान का, वो बहुत तेज़ होता है चीज़ों को मामले में, ख़ास तौर पे बच्चों का तो। जो वो सीखते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं चीज़ों को, देख के सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने एनवायरनमेंट से, दादा से, दादी से, जो भी घर में होता है उन सबसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं वो। उन्हें अब हमें पता भी नहीं होता कि वो सीख रहे हैं कुछ, ठीक है? बच्चे इतनी तेज़ी से भाषा कैसे सीख लेते हैं? तो अब जैसे कि आप अमेरिका जाओगे ना, जैसे कि किसी भी अमेरिकन कंट्री में, या आप मान लो कि किसी अंग्रेज़ी कंट्री में आप चले गए, तो आप वहाँ पे जाके इंग्लिश बोलना सीख जाएँगे, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, तो कुछ ना कुछ आप वहाँ पे सीखेंगे जाके ऑब्वियसली। अब जैसे कि आप जापान में जाएँगे, तो आप जापानीज़ सीखेंगे, थोड़ा बहुत तो आपको आएगा ना, मतलब हेलो हाय करना, आप या आपको कुछ भी नहीं आता, मैं मान के चल रहा हूँ कि जापानीज़ आपको नहीं आती है, तो अगर आप जापान में जाएँगे, 1 साल आप 2 साल रहेंगे वहाँ पे, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएँगे। ये क्या है, आप दूसरे को देख के कि वो कैसे बोलता है, लैंग्वेज आप पढ़ेंगे थोड़ा बहुत ऑब्वियसली, पर कुछ चीज़ें आप बोल के सीखेंगे, है ना? नि हाओ वगैरह-वगैरह, जो भी उनकी लैंग्वेज में वो हेलो हाय बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो वो आप सीखेंगे ऑब्वियसली। कुछ बेसिक सेंटेंस से आप शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारी जो ग्रामर्स होती है, जो हमारी चीज़ें होती हैं, वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, हम सीख नहीं पाते चीज़ों को बहुत जल्दी से। पर जो बच्चे होते हैं, उनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, वो आपसे सवाल इतना पूछते हैं, आजकल बच्चे मैं देखता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है? हमने कभी सवाल नहीं पूछे थे इतने, अपने पेरेंट्स से, अपने ही टीचरों से। कुटाई होती थी भाई, ठीक है? जन्मजात नेटिविस्ट सिद्धांत, ये व्यक्ति का नाम क्या है? मैं सॉरी देखना भूल गया। नोम चॉम्स्की, ठीक है? ये व्यक्ति है, इन्होंने जन्मजात का सिद्धांत दिया है। ये क्या है? ये मानते हैं कि मानव मस्तिष्क जो है, उसमें एक जन्मजात भाषा अधिग्रहण उपकरण, एक तरीके से एक इसको बोलते हैं लैड, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कुछ लगा हुआ है, जो कि उनको लैंग्वेज सीखने में बहुत मदद करता है। ठीक है? मतलब ये तो एक तरीके से एक्सक्यूज़ हो गए कि भाई दिमाग में वो लगा हुआ है, होगा, सबके सबके बच्चों में होता है, सभी में होता है, हम में भी है ना? बचपन में हमें भी रहा होगा और आज भी है। तो ये कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए वो बोल रहा है कि ये जो लैड जो बोल रहा है ना, ये जो बंदा है, ये गलत है, ये रियलिटी नहीं है, स्पष्ट नहीं है, एक चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ये बस एक कल्पना के रूप में आप ले सकते हो इसको कि ऐसा होगा, पर हमें नहीं लगता। इसको मतलब ये कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है कि बच्चे कैसे सीखते हैं जल्दी-जल्दी से। ये सिद्धांत लैंग्वेज लर्निंग में एनवायरनमेंट की भूमिका को कम करने करके आंकता है। तो मतलब जो एनवायरनमेंट होता है, बेसिकली एनवायरनमेंट मतलब जिसमें बच्चा पलता है, बढ़ता है, जैसे कि पेरेंट्स के बीच में रहता है तो कुछ सीखता है। ये सारी चीज़ें जो है, वो लैंग्वेज जो है हमारी एनवायरनमेंट पे डिपेंड ज़्यादा करती है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है ना? और एक वाक्य जो हम सीखते हैं लैंग्वेज में, जो बड़ी-बड़ी सेंटेंसेस बोलते हैं बिना ग्रामर मिस्टेक के, वो कैसे बोल लेते हैं बच्चे। तो ये बहुत ज़रूरी है ना? आप अंग्रेज़ी सीख लोगे, लेकिन आपकी ग्रामर तो मिस्टेक जो है वो ख़त्म नहीं होगी। आप हम हिंदी बोलते हैं, क्या हमें डर लगता है कि हमारे ग्रामर मिस्टेक होगी? नहीं लगता, क्योंकि हम बचपन से हिंदी बोलते हुए आ रहे हैं और ये हमारी रग-रग में बसी हुई है ना? लेकिन आप जब इंग्लिश बोलेंगे, आप इंग्लिश में जो हिंदी में शब्द बोल रहे हैं, वो इंग्लिश में अगर आप रिपीट करेंगे उस शब्द को, इंग्लिश में बोलेंगे, तो वो आपको बड़ा दिक्कत आएगी उसमें, है ना? एक तो वोकैब नहीं आएँगे आपको, है ना? शब्द नहीं मिलेंगे आपको बोलने के लिए कि शब्द क्या होगा इसके लिए, सेंटेंस बनानी भारी पड़ जाएगा। अगर आप सेंटेंस बना लेंगे, तो आपको लगेगा कि कुछ ग्रामर मिस्टेक है इसके अंदर। तो ये लैंग्वेज में दिक्कत आ जाती है, ठीक है? बैरियर्स है। अब जो अंग्रेज़ है ना, उनको हिंदी बहुत मुश्किल लगती होगी, है ना? कुछ अंग्रेज़ तो बोल लेते हैं, पर मुश्किल है हिंदी ना। इंग्लिश ज़्यादा आसान है, क्योंकि इंग्लिश में आप देखो, इंग्लिश में क्या है, एक ग्रामर का तो अलग पोर्शन होता है, वो आप छोड़ो। लेकिन जब हम लैंग्वेज बोलते हैं ना, मतलब लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, तो उसमें ग्रामर नहीं देखते फिर लोग, है ना? ग्रामर अलग चीज़ है, और ग्रामर आपकी जो आप बुक पढ़ते हैं ना, उसमें काम आती है। लेकिन जो लैंग्वेज आप बोल रहे हैं ना, तो वो आप उसको आप लैंग्वेज में लोगों से बात करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को जो इंग्लिश बोलते हैं ना, उनको नहीं पड़ता फ़र्क कि आपको लैंग्वेज मिस्टेक, आप मतलब आपकी ग्रामर सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उनको बस ये चाहिए कि आपका जो मतलब है वो समझ में आ रहा हो उनको, बस, ठीक है? इतना काफ़ी होता है। थर्ड चीज़ है, तीसरा जो सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसमें इसका जो है जीन पियाजे के द्वारा ये दिया गया है। संज्ञानात्मक सिद्धांत मतलब एक तरीके से संज्ञा,
एक तरीके से एक स्ट्रक्चर बना देना किसी भी चीज़ का। हम जैसे कि एप्पल बोलते हैं तो आपके दिमाग में एक सेब की आकृति बन के आई होगी, तरबूज थोड़ी ना बना होगा आपके दिमाग में। तो सेब की आकृति बनेगी जब मैं बोलूँगा एप्पल, है ना? और जब मैं बोलूँगा बनाना तो आपके दिमाग में केला आएगा। तो ये एक संज्ञानात्मक है, ये बोल रहा है कि बच्चा ऐसा सीखता है, मतलब अपने दिमाग में इमेज बना लेता है हर चीज़ की और फिर वो बोलता है उसको। इसकी भी जो है बुराई की गई है से लोगों के द्वारा, जैसे कि भाषा के विशिष्ट गुणों की उपेक्षा होते हैं यहाँ पे। यानी कि आप जब हम कोई शब्द बोलेंगे, ठीक है, बहुत लंबा सेंटेंस बनाएँगे तो उसके लिए आप इमेजिन कैसे कर पाएँगे, है ना? थोड़ा मुश्किल नहीं लगता है आपको? अब मतलब ये कॉन्सेप्ट की बात है, ये कोई इमेजिनेशन आप या फिर आप कोई दिमाग में इमेज नहीं बना सकते इस चीज़ के लिए, कोई सेंटेंस ऐसा होगा तो, राइट? उसके अलावा भाषा अधिग्रहण की गति, सामाजिक कारकों की अनदेखी जो है यहाँ पे की गई है। सामाजिक कारण मतलब समाज सिखाता है ऑब्वियसली आपको बोलना-चालना, तो वो सब नहीं बताया गया है जिन पियाजे के सिद्धांत में, तो ये थोड़ा जो है आलोचना आप कर सकते हैं। बाकी आलोचना अगर ना भी पूछे तो ये पूछे कि सिद्धांत बताइए, तो आप बता पाएँगे आप एट लीस्ट कि भाई सिद्धांत किस-किस के क्या-क्या हैं, राइट? आप इसको अपनी जो है लिख लेना। बाकी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। लिंक आपको चाहिए इस पीडीएफ का तो मैं दे दूँगा आपको टेलीग्राम पे। मैंने डाल दी होगी अभी तक शायद। तो कमेंट कर देना मेरे को, मैं आपको लिंक भेज दूँगा टेलीग्राम का। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है लीव व्योक्सी, यानी कि एक ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि भाषा का जो विकास है वो सामाजिक और सांस्कृतिक तरीके से होता है। यानी कि संपर्क जब बनाते हैं हम लोग सोशली और कल्चरली, उसकी वजह से लोग बच्चे जो है भाषा सीख पाते हैं। इसकी भी आलोचना कर दी। ठीक है, देखो आलोचना हर चीज़ की हो जाती है आज, है ना? आप कुछ भी कर लो, कुछ अच्छा भी करोगे तो उसकी भी आलोचना होगी। तो आलोचना ऐसा है कि आप किसी भी चीज़ की आलोचना कर सकते हैं ना, कोई कमी दिखी आपको, आप उसी में आपको जो है आलोचना मिल जाती है उस चीज़ के लिए। पर आप अच्छाई करना बहुत मुश्किल है आज लोगों का, मतलब कि आप तारीफ़ कर दो। ऐसा तो सबसे आसान चीज़ है तारीफ़ करना। आज सबसे आसान चीज़ क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आसान चीज़ है वो बुराई करना है, किसी की भी आप बुराई कर दो, बहुत ही आसान है। मुझे भी कमेंट करते हैं बहुत सारे कि पढ़ाना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। ख़ैर, मुझे ऐसे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद पढ़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि अगर पढ़ने वाले होते तो वो समझ पाते जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं जो कि सिद्धांत जो बनते हैं वो बेसिकली टूटने के लिए बनते हैं, ऑब्वियसली ये तो सही बात है, लेकिन आलोचना जो है, ये हर चीज़ की हो रही है आजकल। आप देख रहे हो जो कि जो सही भी बोल रहा है उसकी भी आलोचना हो रही है ना, अपना विचार दे रहा है, वो उसे लगता है कि ज़्यादा परफेक्ट चीज़ ही मेरे हिसाब से ये है, तो वो अपनी जगह पे सही है ना? हम जब रिलीजन की बात करते हैं तो अब हम बोलते हैं कि हम अपने लिए जो रिलीजन हम पैदा करते हैं या हमने जो हमारे पास जो रिलीजन है, जो भी हम फॉलो करते हैं, वो हमारे लिए ही है, हमारे लिए बेस्ट है। अब वो दूसरों के लिए बेस्ट हो सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है। जैसे कि मेरे ल क्या पता जो मेरा रिलीजन है वो आपका ना हो, है ना? जो धर्म हमारा अलग-अलग हो सकता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आपके धर्म की बुराई करूँगा, अपने धर्म की अच्छाई करूँगा। तो ये गलत है। तो ये आलोचना वाली बात है। आलोचना मतलब सिद्धांत मेरे लिए अपना अपना सिद्धांत होता है ना, तो वही है यहाँ पे। पर ख़ैर जो क्वेश्चन पूछा गया है मैंने उसी के हिसाब से आपको बताया है। आशा कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, वैसे 3 ही क्वेश्चन हो पाए हैं। मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। मुझे आप कमेंट करके बता देंगे तो सही रहेगा एग्ज़ाम से पहले, तो मैं इसकी कोशिश करूँगा कि और वीडियो बना दूँ। बाकी देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भाई विद्यालय में जो बच्चे जो होते हैं, जो धमकाए जाते हैं ना बच्चों के द्वारा, जैसे कि और बच्चे भी होते हैं जो बच्चों को धमकाते हैं, बुलिंग वगैरह करते हैं, तो उसके ऊपर उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो ऑब्वियसली नकारात्मक ही पड़ेंगे, पॉज़िटिव तो पड़ेंगे नहीं। है ना? नकारात्मक कैसे? बच्चा डर डर जाएगा, कोई सीधा-साधा बच्चा होगा तो उसको डर लगेगा ऑब्वियसली, वो स्कूल नहीं जाएगा, खाना नहीं खाएगा, ये सब चीज़ें वो करता है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, और क्या है कि भई जो है तनाव उसमें, यानी कि डिप्रेशन में बच्चे आ जाते हैं तो उसको अवसाद बोलते हैं। ठीक है? चिंता हो जाती है उसको, तनाव आता है बॉडी में, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन रह जाती है उस बच्चे को। आत्मसम्मान जो होता है उसका कम हो जाता है, गिर जाता है, मतलब वो अपने ऊपर जो है विश्वास नहीं रख पाता। है ना? और डर जो है, जो असुरक्षा है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है उसके लिए, ठीक है? अनसेफ हो जाता है वो चारों तरफ से, उसे लगता है कि अब मुझे कोई मारने आएगा। ऐसा करके जो है, अब छोटे बच्चे जो होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। सामाजिक अलगाव जो होता है, उनके दिमाग में पैदा होता है। कम प्रदर्शन करते हैं वो एग्ज़ाम्स वगैरह में, नंबर नहीं ला पाते हैं। पढ़ाई में ध्यान लगेगा कहाँ पे, उसका ध्यान तो कहीं और है। सोशल स्किल्स जो होती है, वो उसकी कम हो जाती है, किसी से राम-दुआ नहीं करेगा, नमस्ते नहीं करेगा, गुड मॉर्निंग नहीं करेगा।
आत्महत्या का विचार जो है उसके दिमाग में आता है, नींद की कमी हो जाती है बच्चे में, बीमार जो है वो रहने लगता है वो, है ना? खाना वगैरह नहीं खाता है, लेकिन भूख में कमी की वजह से बीमार हो जाता है वो, राइट? स्कूल नहीं जाएगा वो, है ना, डर के मारे, और गुस्सा जो है उसमें आ जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। इससे वो जो है मादक पदार्थ इस्तेमाल करेगा, यानी कि दारू वगैरह, जो ड्रिंक वगैरह है, स्मोक वगैरह करेगा, दोस्ती जो है वो नहीं कर पाएगा किसी से। भविष्य की जो है भविष्य में वो एक अपराधी भी बन सकता है। तो ऐसे ही बच्चे होते हैं जो कि गलत काम करते हैं। तो एज ए टीचर, अगर फ्यूचर में आप बनना चाहते हैं कोई, इस किसी भी टॉपिक का हो सकता है वो, तो आप कोशिश करिएगा कि बच्चे जो है क्लास में बड़े ही शांति से रहे और उनमें डिसिप्लिन रहे, है ना? बच्चे एक दूसरे को परेशान ना करे। छोटे बच्चे होते हैं वो करते हैं, कुछ गैंग बना के रखते हैं और वो कुछ के सारे बच्चों को परेशान करते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए एज ए टीचर, ठीक है? और अगर आप पेरेंट्स भी हैं, बन सकते हैं फ्यूचर में, तो उसका भी आप ध्यान रखें। इससे बच्चों पर बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है। डिप्रेशन और जो डरा हुआ बच्चा होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है फिर, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है वो, मतलब कहने का मतलब ये है। तो ये जो है आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा, जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है। और ये पॉइंट्स है, आप इन पॉइंट्स को एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? नंबर में अच्छा आपको नंबर मिलेंगे और जल्दी भी आपके आंसर्स हो जाएँगे, क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके पास टॉपिक रहेंगे, लिखने के लिए पॉइंट्स रहेंगे। ये सिर्फ़ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है, कोई और क्वेश्चन भी आता है, कुछ संबंधित जो है इससे कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा हो, तो आप उसमें भी ये आंसर्स लिख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।